नमस्कार दोस्तों, ये एपिसोड 32 है। यहाँ हम देखेंगे कि पद्म राजा के कारण जो शासन में त्रुटियाँ आई थी, उनको दूर करने के लिए स्वयं रानी सूर्यमती, जो कि अनंता की धर्मपत्नी थी, उन्होंने खुद कदम उठाए और उन त्रुटियों प्रशासनिक फेरबदल करके ठीक कर दिया। इस कारण से सूर्यमती के हाथ में शासन की बागडोर आ गई थी। हलदारा जो रानी सूर्यमती के अधीन कार्य करते थे, उन्हें काफ़ी प्रमोशंस मिल गए थे और फिर वह राजा की नज़र में भी आए और उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हालांकि हलदारा के निजी संबंध रानी सूर्यमती से भी थे। खैर, यहाँ पे जैसे ही समय आगे बढ़ता है, हलदारा और राज्य परिवार के बीच में कुछ दूरियां आने लगी। उसके बीच में भी कुछ कड़ी थी, जो कि कुछ लोग थे, राज दरबारी थे, जिन्होंने ये दूरियां स्थापित की। और फिर कुछ समय बाद ही हलदारा को एज अ सलाहकार नियुक्त किया गया। वह सलाहकार की भूमिका में आ गए थे। तभी रानी सूर्यमती के आह्वान पर राजा अनंता ने अपने पुत्र कलसा को राजा नियुक्त करने की स्वीकृति दी थी, क्योंकि रानी का दबाव था। हलदारा ने दोनों से परामर्श करके ये बोला और निकटतम जो राज परिवार में थे, उन्होंने ये सलाह दी कि शासन की बागडोर आप स्वयं के हाथ में रखें। अभी राजकुमार उस अवस्था में नहीं है राज्य शासन संभाले। और जैसे ही उनको राजा नियुक्त किया गया, उनके हाव भाव भी कुछ अजीबोगरीब थे। वह अपने ही पिता के कंधे पे हाथ रखकर संबोधित करने लगे और ये किसी को पसंद नहीं आया। खैर, जैसे कि उनके सलाहकारों ने उनको विचार विमर्श दिया था, वह उसी रास्ते पे चलते हैं और शासन की बागडोर अपने हाथ में ही रखते हैं। इससे कलसा को एक जीवन अपना निजी जीवन जीने की खुली छूट मिल गई। और हलदारा की भी इसमें भूमिका बहुत रही। उन्होंने कलसा को समझाया कि आप अपना जीवन जियो, अभी राज्य शासन में मत पड़ो इतना, आपकी आयु अभी छोटी है और आप खुशियाँ कीजिए, मौज कीजिए। लेकिन वह खुशियाँ और मौज उनकी मंडली, जिसमें बिज्जा, जयानंदा जैसे लोग थे, उन्होंने तो रोज़ समागम और रोज़ मदिरापान और रोज़ भोग विलासता, स्त्री भोग, ऐसा दृश्य चला कि वह स्त्री भोग से भी परहेज़ नहीं किया करते थे। उनकी आवा मंडली ऐसी ही बन गई थी। यहाँ पे जो कलसा की धर्मपत्नी थी, या रानियाँ जितनी भी थी उनके आभूषण और परिधान देखे, वस्त्र देखकर रानी सूर्यमती भी ईर्ष्या करने लगती थी। अजब संयोग था ये। कुछ मतलब ऐसे भी परिवार होते हैं जहाँ ऐसी ईर्ष्या की भावना जगती है, और यही चक्रव्यूह में ये राज परिवार फंस गया था। ये चक्रव्यूह इतना जटिल था कि इसमें सारा कुटुंब ही फंसते गया, और साथ में राजा भी इससे भिन्न नहीं थे, क्योंकि वह शासन की बागडोर तो अपने हाथ में रख रहे थे, लेकिन उनको अपने बेटे पे इतना विश्वास नहीं था। दोस्तों, इधर कलसा की मंडली रोज़ अपना समागम तो कर लेते थे, लेकिन इतने में ही एक व्यक्ति जो कि लंगड़ा था, कमा का नाम का व्यक्ति, वह उस भूमिका में आ गया जहाँ वह इन सब के लिए, ख़ास तौर पर कलसा के लिए, स्त्रियों का इंतज़ाम करते थे, मतलब दलाली का काम करते थे। तो ऐसी व्यवस्था जब चलने लगी राज परिवार में ही, तो बड़ा कठिन समय रहा होगा, आप खुद जान सकते हैं। और इसी क्षण में या इसी समागम में जो कलसा थे, वह अपने चरित्र से इतने नीचे गिर गए कि उन्होंने राजा की बहन और उसकी पुत्री से भी संबंध बनाए। बड़ी विचित्र बात थी, लेकिन राजा इस पर ज़्यादा क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने अपने क्रोध को दबा लिया, रानी ने भी दबा लिया। ये बड़ी अजीब बात थी। और कुछ ही क्षण बाद कलसा बाहर तो जाते थे, वह जिस स्त्री पे अपना हाथ रखते थे वह उनके साथ में हम बिस्तर हो जाती थी। लेकिन एक दिन वह जिंदू राजा के यहाँ गए, और जिंदू राजा जो थे
एक समय में वह राजा अनंता के बहुत निकट थे, लेकिन हलदारा ने अपने अंतिम समय में, हलदारा अभी तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, अंतिम समय में उन्होंने राजा अनंता और सूर्यमती को अवगत कराया था जिंदू राजा के बारे में कि उनकी नज़र शासन पर है और वह आपके पुत्र को भी राह से भटका रहे हैं। तो इस पर उन्होंने जिंदू राजा से उनकी तलवार और उनके पद और उनकी शक्ति सब छीन ली थी, उनको कारागार में डाला था। कुछ समय बाद वह रिहा भी हो गए थे। एक दिन ये महाशय जो कलसा थे पुत्र राजा के, वह जिंदू राजा के घर चले जाते हैं अपनी मंडली के साथ में रात को। अब रात में क्या, आप पहले ही मैंने आपको बता दिया था उनकी एक्टिविटी क्या थी। तो वहाँ पे उनकी जो पुत्र वधू होती है उनकी नज़र उस पर पड़ गई थी। कुत्ते भौंकने लगते हैं क्योंकि रात्रि का समय होता है, और जो जिंदू राजा के थोड़ी से अंगरक्षक घर में तैनात थे वह इन पर कूद पड़ते हैं और इनकी कुटाई करते हैं, कंबल कुटाई तक। लेकिन तभी जो राजा के सहायक बिज्जा, जयदेवा, तो ये बीच बचाव करके ये कहते हैं अंधेरे में ही कि ये राजा है, स्वयं राजा है। तब जाकर उनको छोड़ दिया जाता है। आप जान सकते हो कैसी स्थिति रही होगी उस समय पे। और राजा ने जब सुना, राजा अनंता ने जब सुना, वह खुद को कलंकित महसूस करने लगे, और रानी भी थोड़ा सा, उनको भी शर्म तो आ रही थी, लेकिन अब दोनों कुछ कह नहीं रहे थे। तभी राजा ने इनको बुलावा भेजा। ऐसे ही कलसा मिलने के लिए आते हैं उनके कक्ष में या राज दरबार में, तो राजा अनंता ज़ोर से थप्पड़ जड़ देते हैं अपने बेटे के चेहरे पे, और रानी वहीं पे होती है। वह उस समय मेडिटेशन कर रही होती है जानबूझ के, क्योंकि पुत्र मोह में वो बहुत विलीन होती है, और तुरंत आदेश देते हैं कि आप अपनी जो तलवार है वो हमें सौंप दीजिए। उसका मतलब है आपको बेदखल किया जाता है। उस वक्त जो कलसा के अंगरक्षक होते हैं बिज्जा, वह अपनी तलवार पर हाथ रखते हैं और राजा से कहते हैं, राजन आप इनको हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी ये दायित्व मेरा है इनकी सुरक्षा का, और ये जो निर्देश है और आदेश है ये मुझे राज दरबार से ही मिला है, तो मुझे अपने दायित्व का पालन करने दीजिए राजन। राजा पशुपेश में पड़ जाते हैं। रानी मंद मंद मुस्कुराती है क्योंकि उनके बेटे को क्षमादान जैसा मिल गया था, लेकिन राजा बड़े विचलित भी होते हैं और इस पशुपेश की स्थिति में कुछ नहीं समझ पाते हैं, और वह कलसा को जाने देते हैं बिज्जा के साथ में। रानी अपने तप से निकलकर राजा को ताने देने लगती है। राजा वैसे ही पशुपेश और विचलित तो होते ही है, और वो दूसरे ही क्षण क्रोध अवस्था में कहते हैं कि ये आज होकर ही रहेगा, और वह आगे की ओर निकलते हैं। इतने में ही बिज्जा ने चालाकी से, चतुराई से कलसा को उनकी धर्मपत्नी, जिनका नाम दिल्हा होता है, उनके कक्ष में ले जाते हैं और दिल्हा को कहते हैं कि इनके सर में बहुत दर्द है, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और आप इनकी मालिश कीजिए। और वह स्वयं द्वार पर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही राजा आते हैं वह पूछते हैं बिज्जा से कि हम अंदर जा रहे हैं तो आप हटिए। बिज्जा कहते हैं, राजन आपका आदेश सर आँखों पर, लेकिन सिर्फ आप जा सकते हैं, आपके अंगरक्षक या सेना आपके साथ नहीं जा सकती है। बस वहाँ पर भी एक ऐसा स्थिति का निर्माण होता है जहाँ पर राजन खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं, लज्जित पाते हैं, और मुंह उनका ऐसा झुक जाता है कि उनको समझ में आता है कि अब समय आ गया है राज्य शासन त्यागने का। राजा के लिए बहुत
असहाय क्षण होता है जब उनके निर्देशों का पालन नहीं होता है। वह उसी समय अपने कक्ष में जाते हैं और रानी सूर्यमती को कहते हैं, इसी वक्त हम प्रस्थान कर रहे हैं विजेश्वरा की ओर। विजेश्वरा मतलब बिजबिहारा आज का। और वह निकल पड़ते हैं। बीच में पदमपुर आता है। पदमपुर, जहाँ आपको पता होगा हमारी ललेश्वरी भी पदमपुर से ही आती है। जी हाँ, जहाँ केसर की खेती होती है, आज का पांपोर। तो पदमपुर पहुंचकर वहाँ कुछ ब्राह्मण के ठहरने का उचित व्यवस्था करते हैं और उन्हें परामर्श भी देते हैं कि राजन, अभी जो कलसा है वह युवा अवस्था में है और उनके लक्षण भी सही नहीं है, आपका मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मुद्रा आप उनके हाथ में मत सौंपिए। मुद्रा भंडार जो है वो आपके निर्देश के अनुसार ही होना चाहिए। ये जो उन्होंने कहा था ये बहुत सही एक मशवरा था उस समय काल में। राजन के समझ में तो आने लगा था, रानी भी समझ रही थी। उतने में ही कलसा और उनकी धर्मपत्नी दिल्हा दो पदमपुर पहुँचते हैं और उनके आवेश को शांत करा देते हैं और उनसे आग्रह करते हैं, पिताश्री आप हमारे साथ वापस श्रीनगर की ओर चलिए, वह आपका ही शासन है। राजन खुश होते हैं, रानी तो वैसे ही ज़्यादा खुश होती है, पुत्र मोह तो होता ही है, लेकिन राजन के मन में जो मुद्रा वाली बात है वह अटक गई होती है। और वह कुछ दिनों के लिए जब श्रीनगर जाते हैं, लेकिन रास्ते में लोग ताने भी देते हैं कि जैसा भोगे वैसा पाओगे। तो ये राजन के लिए बहुत कठिन होता है। वह दोनों बाप बेटे को कोस रहे होते और ताने दे रहे होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के लिए खुशी भरा क्षण नहीं होता है। फिलहाल वह राजमहल में वापस चले जाते हैं और अपने कार्य पर लग जाते हैं। राजन वह पूरी मुद्रा और चल संपत्ति, चल मतलब मोबाइल प्रॉपर्टी, जिसको वह ले सके, जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं होती है उन सबको एकत्रित करते हैं और पूरी मुद्रा को भी एकत्रित करके वह एक दिन निश्चय करते हैं विजेश्वरा निकलने का। और वह निकल भी जाते हैं रानी के साथ में और सेना की टुकड़ी के साथ में। उधर कलसा अपने भोग विलासता में तो विलीन होते हैं। जब उनको कुछ क्षण के बाद ज्ञात होता है तब तक उन्होंने वितस्ता पार की होती है किश्ती के द्वारा। और फिर कलसा जो है वह श्रीनगर में बैठते हो, ये विजेश्वरा की ओर कूच करते हैं। लेकिन कलसा के सहयोगी जिंदू राजा और बिज्जा वह अवंतीपुर चले जाते हैं और वहाँ पे अपना एक कैंप लगाते हैं सेना सहित। और ये चुनौती होती है अनंता के लिए। अनंता को सूचना तो मिल जाती है और वह अपने लो लश्कर को तैयार करते हैं और युद्ध के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये सब देखकर रानी सूर्यमती विचलित हो जाती है, जैसे गुहार करती है, राजन अपना पुत्र है, आप अभी ये ज़िद छोड़ दीजिए युद्ध का। और दूसरे ही क्षण में वो क्या करती है, अपना एक निजी दूत कुछ ब्राह्मणों के साथ में कलसा के यहाँ भेजती है और वहाँ पे शांति और समझौते का प्रस्ताव देती है। तो समझौता यही होता है कि शासन आप ही संभालोगे और उसमें हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। कुछ दिनों के लिए शांति तो आ जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनंता जो होते हैं उनके दिमाग से कलसा के प्रति जो प्रतिशोध है वह निकलता नहीं है। वह चाहते हैं कि कलसा को गद्दी से हटाया जाए। उसके वह अपने भाई के पोते का नाम को सामने रखते हैं। रानी सूर्यमती जैसे ही ये सुनती है वह बहुत कुटिल और चतुर भी होती है। तुरंत अपने पोते कलसा के पुत्र जो कि राजमहल से ही कुछ दूरी पर रह रहे होते हैं उनको बुलावा भेजती है संदेश देकर। जैसे उनको संदेश मिलता है उनको समझ में आता है कुछ चल रहा है और वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर विजेश्वरा पहुंचते हैं। कलसा को इसका ज्ञात नहीं होता है। ऐसे ही वह विजेश्वरा की ओर प्रस्थान करते हैं। इतने में रानी सूर्यमती अनंता को
हर्षा के लिए तैयार करती है। और जैसे हर्षा आते हैं वह चरण स्पर्श करके अपने दादाश्री से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उनको पता होता है कि अगले दावेदारी शासन की उनकी है। यहाँ पे जो कलसा होते हैं वह खुद को असहज और असहाय महसूस करते हैं और वह चाहते हैं कि इसका समाधान हो, पर अभी वह कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जयानंदा के साथ में परामर्श करके कलसा एक योजना बनाते हैं। वह दूसरे क्षेत्रों में, कश्मीर में ही क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। इस कारण से वह सेना को आगे जाने के लिए निर्देश देते हैं, लेकिन उसका पथ विजेश्वरा होते हुए जाता है। और वह चतुराई से राजन को संदेश भेजकर, मतलब अनंता को संदेश भेजकर कहते हैं हमें पथ दे दीजिए आगे के लिए। रानी सूर्यमती उस वक्त भी उनके बचाव में आती है और कहती है राजन दे दीजिए। राजन कर लेते हैं ऐसा। जैसे ही वह विजेश्वरा के नज़दीक पहुंचते हैं और अपना तंबू गाड़ देते हैं, रात्रि होते ही जयानंदा अनंता की सेना को विषपान कराते हैं और जो घास होती है वहाँ पे उसमें आग लगा देते हैं। और विजेश्वरा जहाँ पे उन्होंने अपना निवास बनाया होता है वह जलकर नष्ट हो जाता है, लगभग सारा। उसमें कुछ जल संपत्ति का भी नुकसान हो जाता है। ऐसा के लिए ये बहुत हर्षित वाले पल थे, बहुत खुशी वो महसूस करते थे उस समय में। उनको लगा कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, नष्ट कर दिया अपने पिता के साम्राज्य को। अब अनंता और असहाय खुद को महसूस करने लगे और वह सरेआम या सार्वजनिक तौर पर रानी सूर्यमती के बारे में बोलने लगे कि इनके पुत्र मोह की वजह से ही आज हम इस कगार पर पहुँचे हैं। और वह रानी सूर्यमती के बारे में भी कुछ अनशन बोलने लगे थे, क्योंकि ऐसा कोई पुत्र जब पिता के विरुद्ध करता है तो बड़ा मुश्किल होता है। और उनकी माँ भी थी वहाँ पे, उसका भी उन्होंने ख्याल नहीं रखा रत्ती पर। तो फिर राजा जो है वह थोड़े से ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और अपनी ही तलवार से या खंजर से वह खुद को क्षति पहुँचाते हैं और अपने पिछवाड़े में। हाँ, और जैसे ही खून का रिसाव होता है लोग परेशान हो जाते हैं ये सब स्थिति देखकर और संभाल लेते हैं राजन को। लेकिन राजन फिर कुछ ही दिनों के मेहमान थे और कुछ ही शायद 1-2 महीने में वह फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। रानी सूर्यमती अब तो विलाप करती है, जीते जी तो इतना नहीं था, लेकिन मरने के उपरांत विलाप करती है और वह स्वयं शमशान भूमि चली जाती है। और उनको लगता है कि उनका बेटा अवश्य आ जाएगा, लेकिन वह कहाँ आने वाला था। वहाँ पे कलसा को जब ज्ञात होता है तो वह आना तो चाहते हैं, एक होता है परिवार में, लेकिन उनकी जो मंडली होती है वह उनको ये करने से मना कर देते हैं। और रानी की आह से जिंदू राजा और जयानंदा भी मृत्यु हो जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। भी धीरे धीरे स्थिति को समझने लगते हैं और उनको पता चलता है कि हर्षा से दूर रहकर वह सुखी नहीं रह सकते। ये पुत्र और पिता के बीच का अब संघर्ष है, ये कड़ी कैसे चलती है। तो वह हर्षा से समझौता कर लेते हैं। हर्षा समझौता आखिरकार कर ही लेते हैं और पिता पुत्र वापस एकत्रित हो जाते हैं। कलसा में एक मूलभूत परिवर्तन आ जाता है दोस्तों, और वह थोड़े से अच्छे स्वभाव के व्यक्तित्व हो जाते हैं। और अब कश्मीर में ही जितने भी क्षेत्र इन्होंने जीते होते हैं वहाँ पे जो राजा नियुक्त किए होते हैं इन्होंने करीबन 7-8 क्षेत्र, जैसे कि हम राजपुरा का वर्णन करते ही है आज का राजौरी। तो वहाँ के जो राजा थे वह भी स्वयं को राजा समझने लगते हैं और बाकी जो क्षेत्रों के राजा थे कश्मीर में ही
वह भी स्वयं को राजा घोषित करने लगे थे, जम्मू और कश्मीर दोनों मिलाकर। तब पुंछ, राजौरी और इत्यादि जगहों से भी राजा होते थे जो वहाँ के शासन की बागडोर संभालते थे। तो दोस्तों, एक समय काल ऐसा आया जहाँ पे एक ही क्षण में कश्मीर में 8 राजा हुआ करते थे। 8 राजा। और कैसे वह आगे बढ़े और अनंता का क्या हुआ, हर्षा का क्या हुआ, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन आपसे विनती है कि आप सब्सक्रिप्शन भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। और हाँ, अभी तक हमने देखा कि मोह, माया और वासना और भोग विलासता ये अपनी चरम सीमा पे थी। आगे क्या होता है जानिएगा ज़रूर। शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दैट्स ऑल। सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्कार।